हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत कुमार शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे भारतीय ध्वज संहिता द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसे 2002 में बनाया गया। चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमें हमें हमारे संविधान ने कई अधिकार प्रदान किए हैं और उन अधिकारों का उपभोग करने के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो हम उसमें से आज किस प्रकार से राष्ट्रध्वज का आदर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करे और लगभग हर नागरिक उसको पूर्ण भी करता है, परंतु न केवल आम लोगों में बल्कि सरकारी संस्थाओं में भी राष्ट्रध्वज के प्रदर्शन से संबंधित नियमों या परंपराओं के बारे में जानकारी का अभाव दिखता है। इसके लिए समय समय पर जारी वैधानिक निर्देशों के साथ साथ कई नियम बनाए गए, जैसे राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन, प्रतीक एवं नाम अधिनियम 1950, राष्ट्रीय गौरव के अनादर पर रोक अधिनियम 1971, भारत की ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002। इसी भारतीय ध्वज संहिता को आज हम पढ़ेंगे। तो भारतीय ध्वज संहिता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राष्ट्रध्वज से संबंधित सामान्य विवरण, दूसरा राष्ट्रध्वज के सार्वजनिक, निजी संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, संबंधित व्यक्तियों आदि द्वारा प्रदर्शन के बारे में, तीसरा राष्ट्रध्वज के केंद्र एवं राज्य सरकारों, संगठनों, अभिकरणों द्वारा प्रदर्शित किए जाने के संबंध में। तो पहला पढ़ेंगे राष्ट्रध्वज से संबंधित सामान्य विवरण। अब यह तो सबको पता होगा कि राष्ट्रध्वज 3 समान आयताकार पट्टियों से बना एक तिरंगा पट होता है, जिसमें ऊपरी पट्टी केसरिया, कहीं कहीं लाल रहता है लेकिन लाल नहीं होगा, केसरिया होगा, और बीच की पट्टी सफेद तथा नीचे की पट्टी धानी रंग की होगी, हरा नहीं, धानी रंग का, जो हल्का हरा टाइप का होता है। बीच की पट्टी के ठीक बीचों बीच नीले रंग का अशोक चक्र होगा, जिसमें समान दूरी पर 24 तीलियां होती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी तीलियां होती हैं, तो समान दूरी पर 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में होगा। अर्थात यदि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 मीटर सेंटीमीटर और तो चौड़ाई उसकी 2 सेंटीमीटर या मीटर होगी। अब कुछ मानक आकार हैं, जैसे 6300 गुणे 4200, 3600 गुणे 2400, ये सब हैं। अब इनमें से 450 गुणे 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अति गणमान्य व्यक्तियों के विमानों, हवाई जहाजों पर, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके विमानों पर जो झंडे भारतीय फ्लैग चिपका होता है, उसका साइज 450 गुणे 300 मिलीमीटर का होता है। अब 222 गुणे 150 मिलीमीटर के झंडे मोटर कारों, उन्हीं गणमान्य व्यक्तियों के मोटर कारों के जो झंडे का साइज होता है वो 225 गुणे 150 होता है, तथा 150 गुणे 100 मिलीमीटर के झंडे मेजों के लिए होते हैं। जो मेजों पर झंडे लगाए हुए होते हैं उनका आकार 150 गुणे 100 मिलीमीटर का होता है। दूसरा, आम जनता, गैर सरकारी संगठन, शिक्षा संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन। तो इसमें 2 धाराएं हैं। पहली धारा का पहला भाग, आम जनता, गैर सरकारी संगठन, शिक्षा संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते निम्न बातों का ध्यान रखा जाए। किसी भी भारत के कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकता है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाए। पहला, झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। झंडे को किसी व्यक्ति या वस्तु के सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जाएगा, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यह अपने आप में सर्वे सर्वा है। अतः किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय ध्वज को झुकाया नहीं जाएगा। दूसरा, किसी भी रूप में झंडे को लपेटने के काम में नहीं लाया जाएगा। झंडे को किसी प्रकार के वस्त्र के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया निजी शव यात्रा। आप देखते होंगे हमारे सैनिक सिपाही जब शहीद होते हैं तो उनके जो वस्त्र होते हैं वो झंडा ही होता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन निजी शव यात्रा में झंडे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। झंडे पर कुछ लिखा नहीं जाएगा। झंडे को कोई वस्तु देने अथवा किसी पात्र की तरह प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि झंडे का कोई बैग बना दिया जाए, उसमें कुछ सामान दिया जाए, यह भी नहीं किया जाएगा। झंडे का प्रयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा। झंडे को वाहनों के ढकने में काम में नहीं लाया जाएगा। और पांचों,
फटा हुआ या मैला झंडा नहीं प्रदर्शित किया जाएगा तथा एक ही ध्वज दंड में अन्य झंडों को साथ में न फहराया जाए। एक ही ध्वज दंड में एक ही झंडा फहराया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ध्वज दंड में कई झंडों को एक साथ फहरा दिया जाए। छठवां, किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वोच्च है, अतः इसकी बराबरी में या इससे ऊंचाई पर कोई भी अन्य झंडा न लगाया जाए। कागज के राष्ट्रीय ध्वज का निपटान अलग से एकांत में मर्यादा के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी भी झंडे का अगर वह गंदा हो गया, मैला हो गया और अब प्रयोग में लाने लायक नहीं है तो उसको एकांत में और मर्यादा, उसके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उसका निपटान करना चाहिए। झंडे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। अब धारा 2, शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाए ताकि झंडे को सम्मान करने की प्रेरणा दी जा सके। हम लोगों को बाल्यकाल से ही अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति प्रेरित किया जाता है। एक व्यवस्थित क्रम में छात्रों को खड़ा करके झंडे को सलामी दिया जाएगा। सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा। दूसरा, स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ जिसका यह झंडा प्रतीक है। केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाए। इसकी पहली धारा है, रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा तथा दूतावासों कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा झंडा फहराया जाना। तो राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों या कार्यालयों पर भी फहराया जा सकता है जहां राजनयिक और काउंसिलिंग प्रतिनिधियों के अपने मुख्यालय तथा सरकारी आवास हों। अर्थात विदेशों में भी भारतीय झंडा फहराया जा सकता है, वह भारतीय दूतावासों के कार्यालयों पर। इसकी दूसरी धारा है, झंडे को सरकारी तौर पर फहराया जाना। सरकारी तौर पर झंडा फहराए जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक, जो मानक मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उनके निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिन्ह लगा हो। दूसरे अवसर पर भी समुचित आकार के ऐसे ही झंडे फहराए जाएंगे। सरकारी तौर पर यही है झंडा फहराने का नियम। धारा 3, झंडा फहराने का सही तरीका। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए और उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए। इसीलिए झंडे को सबसे ऊंचाई पर लगाया जाता है और झंडे को सदा स्फूर्ति और उत्साह के साथ फहराया जाए। यदि झंडे का प्रदर्शन सभा या मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उन वक्ता के दाहिनी ओर हो और झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ा फहराया जाए। और किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए। जब झंडा किसी जुलूस या परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाहिनी ओर अर्थात झंडे के भी दाहिनी ओर रहेगा। अब इसकी धारा 4 है, झंडा फहराने के गलत तरीके। कि क्या तरीके हैं जिनको लोग नहीं जानते और गलत तरीकों से झंडे का प्रदर्शन करते हैं। तो है, झंडा फटा या मैला कुचैला रहेगा तो उसे नहीं फहराया जाना चाहिए। दूसरा, किसी या व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। वह अपने आप में चाहे जो हो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई नहीं है और उसके लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। किसी दूसरे झंडे या पताके को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचाई पर नहीं लगाया जाएगा या बराबरी पर नहीं लगाया जाएगा, या उसी ध्वजदंड में जिसमें भारतीय झंडा लगा है उसमें किसी अन्य ध्वज को नहीं लगाया जाएगा। केसरिया पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा कि केसरिया पट्टी नीचे कर दिया जाए और धानी को ऊपर कर दिया जाए, यह भी एक गलत नियम है झंडा फहराने का। झंडे को जमीन या फर्श छूने या पानी में लिथड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि झंडा गंदा ना होने पाए, फटने ना पाए। अगला धारा 5 है, झंडे का दुरुपयोग। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी अथवा नाव की टोपीदार छत या पिछले भाग को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा। झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि वह फट जाए। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। किसी पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे किसी भी प्रकार के वस्त्रों के रूप में नहीं प्रयोग किया जाएगा। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। हालांकि हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में फूलों की पंखुड़ियों को उसमें बांध दिया जाता है। यह सही है, यह कोई आपत्तिजनक कार्य नहीं है। अब इसकी धारा 6 है झंडे को सलामी। झंडे को सलामी में जब झंडे को फहराया जा रहा हो या उतारा जा रहा हो या किसी परेड के सम्मुख से गुजर रहा हो तो वहां खड़े सभी लोग, चाहे आम लोग हो या उस समूह के लोग हों, सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे और झंडे को सलामी देंगे। जो लोग वर्दी में हैं वह झंडे को समुचित रूप से सलामी देंगे और यदि कोई गणमान्य व्यक्ति है तो वह सलामी ले सकते हैं। धारा 7 है अन्य राष्ट्रों संयुक्त राष्ट्र के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन। जब झंडे को किसी अन्य देशों के झंडे के साथ एक सीधी लाइन में प्रदर्शित किया जाता है तो राष्ट्रीय झंडा सबसे दाहिनी ओर होगा, अर्थात कोई प्रेक्षक अगर झंडे को देखे तो वह उसके दाहिनी ओर होगा। दूसरे झंडों के राष्ट्रीय झंडों के बाद संबंधित देशों के नामों के अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर वर्णानुक्रम से प्रदर्शित किए जाएंगे और किसी भी देश के झंडे से भारतीय झंडे को नीचा नहीं प्रदर्शित किया जाएगा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे के साथ नहीं फहराया जाएगा। अलग अलग झंडे के लिए अलग अलग ध्वजदंड की व्यवस्था। सरकारी भवनों आवासों पर राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना। सामान्यतः उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों के कार्यालयों, कचहरी, जिला बोर्डों आदि पर महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर तो झंडा फहराया ही जाना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल आदि के आवासों पर झंडा फहराया जाना चाहिए। मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना। मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित गणमान्यों को ही प्राप्त है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के उपसभापति, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाहिनी ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार की बाईं ओर लगाया जाएगा। धारा 10 रेलगाड़ियों, वायुयानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना। जब राष्ट्रपति देश में ही किसी विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है वहां ड्राइवर की कैबिन पर प्लेटफार्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगाया रखा जाएगा जब तक गाड़ी वहां खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झंडा तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गंतव्य स्टेशन पहुंची गई हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा करते समय जिस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वह यात्रा कर रहे हो, जिस देश की यात्रा की जा रही हो उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ लगाया जाना चाहिए। परंतु मार्ग में जिन जिन देशों में वह विमान से उतरे, शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे भी लगाए जाएं। जब राष्ट्रपति देश में कहीं दौरे पर जाए तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाना चाहिए जिस ओर से राष्ट्रपति विमान में चढ़े या उससे उतरे। अब अगला है धारा 11 झंडे को आधा झुकाना। किन किन व्यक्तियों के निधन होने पर राष्ट्रीय झंडे को झुकाया या आधा झुका दिया जाएगा? तो निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाएगा: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके निधन पर समस्त भारत में। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके निधन पर केवल दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के निधन पर दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों में झंडा झुका दिया जाएगा। संघ के राज्य मंत्री या उपमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के तो दिल्ली में। राज्यपाल, उपराज्यपाल तो संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेशों में। किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री तो उस संबंधित राज्य, जिस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ हो उसकी राजधानी पर।